हेलो स्टूडेंट। ग्रामीण महिला विद्यापीठ के ऑनलाइन क्लासेस जीएमवी एकलव्य में आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 12 की बुक प्रूडेंस की पोयम, 9th पोयम द टाइगर एंड द डियर पढ़ाने जा रही हूँ। टाइगर एंड द डियर पोयम, जिसका अर्थ है बाघ और हिरण, श्री अरबिंदो ने लिखी है। श्री अरबिंदो एक कवि, दार्शनिक, शिक्षाविद, योगी और आध्यात्मिक गुरु, स्पिरिचुअल योगी, स्पिरिचुअल गुरु भी रहे थे। उन्होंने हमारे देश की इंडियन मूवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस अर्थात भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया था और भारत में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उन्होंने बहुत सारे लेख लिखे थे, जिसके कारण उन्हें जेल में डाल दिया गया था। फिर वे आध्यात्मिक सुधारक बने और मानव की प्रगति और आध्यात्मिक विकास की गहरी समझ के कारण उनका बहुत सम्मान किया जाता था। उन्होंने एक नया मेथड निकाला, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अर्थात अध्यात्म का अभ्यास करने का, जिसका उन्होंने नाम दिया था इंटीग्रल योगा। इंटीग्रल योगा अर्थात एकीकृत योग। उनकी कविताओं को दो ग्रुप में बांटा जाता है, क्रिया की कविता और ध्यान की कविता, अर्थात पोएट्री ऑफ एक्शन जहां काम होता है एंड पोएट्री ऑफ मेडिटेशन। इस कविता में उन्होंने बाघ और हिरण के बारे में लिखा है, अर्थात यह एक दार्शनिक और शैक्षिक कविता है जिसमें अच्छाई और बुराई, भोलापन, अनुभव, जीवन, मृत्यु, इसके बीच में विरोधाभास व्यक्त होता है। यह जीवन और मृत्यु के विषय वस्तु के साथ बाघ और हिरण का प्रतीक लेकर कार्य करती है। टाइगर क्या है? मृत्यु का प्रतीक। डियर, हिरण क्या है? एक जीवन का प्रतीक है। मृत्यु और अवसाद होने के बावजूद भी कवि ने इसमें प्रेम और शांति के बारे में बहुत ज्यादा आशावादी दृष्टिकोण दिखाया है। आइए अब कविता पढ़ते हैं। द टाइगर एंड द डियर। Brilliant, crouching, slouching, what crept through the green heart of the forest? Gleaming eyes and mighty chest and soft soundless paws of grandeur and murder. Brilliant crouching. Brilliant मतलब बहुत होशियार, बहुत सुंदर। क्राउचिंग हुआ, क्राउचिंग होता है एक अपना जैसे घुटनों के बल नीचे बैठ जाना, टांगे मोड़ के बैठना और बॉडी आपके जमीन के पास बहुत क्लोज हो जाती है। जैसे मतलब घुटनों के बल नीचे होके बैठ जाए, जैसे हम किसी को साक्षात प्रणाम करते हैं या सिर झुका करके किसी से आशीर्वाद लेते हैं, तो वो तरीका हो गया क्राउचिंग करने का। स्लाउचिंग, स्लाउचिंग होता है बहुत सुस्ती से पड़े रहना, सुस्ती से उठना, सुस्ती से बैठना, उसको बोलते हैं स्लाउचिंग। What crept through the green heart of the desert? इसका मतलब है कि जंगल के हृदय में। What crept through the green heart of the forest? यह जो हरा भरा जंगल है, इसके हृदय में, उसके हृदय में वह कौन सी वस्तु है, वह कौन सी चीज है जो बहुत सुंदर है, बहुत फुर्ती से अपने सिकुड़ते हुए सुस्ती से चल करके प्रवेश करती है। ये कौन सी चीज है जो बहुत स्मार्ट है, सुंदर है, अब नीचे झुकी हुई बैठी हुई है या आज सुस्त है और अपने ग्रीन फॉरेस्ट के हरा भरा जो जंगल है उसमें एक क्रैप करती हुई भागते हुए उसके अंदर आती है, प्रवेश करती है। ग्लीमिंग आईज एंड माइटी चेस्ट एंड सॉफ्ट साउंडलेस पॉज ऑफ ग्रैंड्योर एंड मर्डर। ग्लीम, ग्लीम होता है छोट, एक हल्की सी चमक आना, थोड़े समय के लिए जो चमक होती है उसको बोलते हैं ग्लीम। एंड माइटी चेस्ट, माइटी चेस्ट होता है जो मजबूत। तो कह रहे कि चमकदार प्रकाश वाली आंखें, ऐसी आंखें चमकदार प्रकाश वाली हैं और विशाल माइटी चेस्ट, विशाल जो है चौड़ा सीना है। सॉफ्ट साउंडलेस पॉज, शेर के आप टाइगर की आवाज, पंजे की आवाज आपको सुनाई नहीं पड़ेगी, धीरे धीरे बात आपने यदि उसको किसी का शिकार करना होता है तो बिना आवाज करे हुए जो उसके पंजे हैं वे आ रहे हैं और उस बिना आवाज किए हुए पंजों के साथ में आ रहा है। और ग्रैंडियर एंड मर्डर, ग्रैंडियर होता है जो बहुत, जिसकी महिमा बहुत
भयावह है, या भव्य है, भव्य महिमा वाला व्यक्ति। तो बिना आवाज करे वाले हत्यारा और भव्यता वाले जो पंजे हैं का जीव उसमें प्रवेश करता है। कौन है जो है, जितनी इसकी चमकदार आंखें हैं, जिसका चौड़ा सीना है, बिना पंजों की आवाज करके एक भव्यता वाला मर्डर करने वाला एक चीज अंदर जंग फॉरेस्ट के अंदर आ रही है। The wind slipped through the leaves as if afraid lest its voice and the noise of its steps perturbed the pitiless splendor. The wind slipped through the leaves. अब पत्तों के बीच में से, लीव्स के पत्तों के बीच में से हवा की सरसराहट के साथ धीरे धीरे हवा आती है। हवा कैसे आ रही है? पत्तियों के बीच में से सरसराहट की आवाज के साथ आ रही है, जैसे कि इफ अफ्रेड लेस्ट इट्स वॉइस, माना कि डरी हुई है। वो आवाज कैसी है? जो पत्तियों की जो आवाज हो रही है वो डरी हुई है। द नॉइस ऑफ इट्स स्टेप्स परटर्ब द पिटलेस स्प्लेंडर, जब तक इसकी आवाज और इसका शोर इसके कदमों से अस्त व्यस्त और चिंतित सा अपनी क्रूर भव्यता नहीं दिखा रहा हो। अर्थात कवि कहता है कि जंगल के बीच में से चमकदार आंखों से और एक जैसे अपने शिकार को पकड़ने के लिए झुका हुआ एंगल बना रखा है कि कैसे जाकर के भाग के उसको शिकार को पकड़ना है, वह करता हुआ एक भव्य चीज, एक भयानक, एक बहुत चौड़े सीने वाला मजबूत जीव जो है वह अंदर प्रवेश करता है। हवा की जो आवाज है वह भी डरी हुई है और इसके आवाज से और इसके शोर से जो है कदम है, अस्त व्यस्त कदम है, और उसको देखते हुए भी उसकी क्रूरता और भव्यता नजर आ रही है। अर्थात कवि यहाँ पर यह कहना चाहता है कि जो बाघ है उसकी मजबूत जंगली क्रूर सुंदरता की बात कर रहा है कवि यहाँ पे। वो कहते हैं कि बाघ का क्षेत्र में आना डर से भरा हुआ है, क्योंकि जब बाघ आता है तो क्या होता है, सब डर जाते हैं, तो डर से भरा हुआ है। वह इतना डरावना है कि हवा भी धीरे से निकलती है। तो जो बाघ का आना क्या है, भव्य तो है पर क्रूरता से भी भरा हुआ है। तो बाघ को यहाँ पे क्या दिखाया गया? प्रकृति की एक विनाशक शक्ति है। आगे बढ़ते हैं। हार्डली डेयरिंग टू ब्रीथ बट द ग्रेट बीस्ट क्राउच्ड एंड crept and crouched a last time, noiseless, fatal. Hardly daring to breathe. Hardly daring to breathe मतलब सांस लेने के लिए भी व्यक्ति मुश्किल से ही जैसे कोई वहां उसको देख करके वहां पे सांस ले पाता हो। हार्डली डेयरिंग टू ब्रीथ, हिम्मत नहीं करे सांस लेने की। बट द ग्रेट बीस्ट क्राउच्ड एंड क्रेप्ट, जो ग्रेट बीस्ट है, बीस्ट मतलब बड़ा जानवर, वह ग्रेट बीस्ट क्राउच्ड एंड क्रेप्ट। अब वो क्या कर रहा है? क्राउच करना, वही झुका हुआ है, अटैक करने के पोजीशन में झुका हुआ है, एंड क्रेप्ट, और फिर वो भाग रहा है, पकड़ रहा है, भाग रहा है, और फिर क्राउच कर रहा है लास्ट टाइम। नॉइजलेस फेटल, बिना आवाज के, आवाज नहीं आ रही है पर वह शिकार करने के लिए जा रहा है। फेटल मतलब घातक, जानलेवा जो है। अब कवि कहता है कि अपनी भारी आवाज और भव्य क्रूरता का जब यह जानवर प्रदर्शन करता है तो मुश्किल से ही कोई सांस ले पाता है। जब ये विशाल जीव झुकता हुआ धीरे धीरे प्रवेश करता है और फिर एक बार अंतिम बार पुनः प्रवेश करता है, फिर आता है। Till suddenly death leapt on the beautiful wild deer as it drank, unsuspecting from the great pool of in the forest, coolness and shadow. Till suddenly death leaped on the beautiful deer. तो बिना शोर के जैसे आ रहा है तो अचानक से जंगल में अचानक मौत के रूप में बिना शोर किए यह जानवर जो है उस खूबसूरत हिरण पर कूदता है। लीप्ड ऑन द ब्यूटीफुल डियर, सुंदर खूबसूरत जो हिरण है उसके ऊपर कूदता है। वह हिरण क्या कर रहा है? एज इट ड्रैंक अनसस्पेक्टिंग फ्रॉम द ग्रेट पूल, उसे आभास भी नहीं है कि यह चीज कुछ संदेह भी नहीं है कि उसके पास में कोई चीज
इतनी खतरनाक आ रही है। तो अनसस्पेक्टिंग वह पानी पी रहा है, उस सुंदर तालाब से वो पानी पी रहा है, और उसे नहीं पता है कि अचानक से कुछ अनसस्पेक्टेड, बिना संदेह करे कोई मौत उसकी तरफ आ रही है या कोई चीज उसके ऊपर आ रही है। पूल में कैसे? कूलनेस एंड शेडो। जिस ठंडे पानी के तालाब में, वह जंगल में ठंडक और छाया में पानी पी रहा है, तो यह जानवर उस पर मौत के रूप में कूदकर उसका जीवन समाप्त कर देता है। And it fell and toned, died remembering its mate, left soul in the deep woodland. अब जब वह टाइगर हिरण पे कूदा तो क्या हुआ? हिरण मर गया। इट फेल, गिरा, एंड टोन, खत्म हो गया। डाइड रिमेम्बरिंग, मर गया। क्या, किसको याद कर रहा है? इट्स मेट लेफ्ट सोल, उसका जो साथी है। मेट होता है साथी, जैसे बोलते हैं क्लासमेट, जो क्लास में पढ़ने वाला। बेंच मेट, जो बेंच में साथ में बैठता है, तो मेट। तो उसका जो साथी है, उसका मित्र है, वह अकेला वहां पे छूट गया। तो अकेले अब क्या हो रहा है? कब वो कह रहा है कि जब जानवर ने हिरण पर छलांग लगाता है तो वो गिर जाता है, और उसे बाघ जो है, हिरण जो से जो टाइगर है उसे फाड़ देता है। हिरण मर जाता है। अब मरते समय हिरण को अपने अकेले साथी की याद आ रही है। कौन सा अकेला साथी? जो घरे जंगल में अकेला छूट गया, डीप वुडलैंड। अकेला वो है, अकेला छूट गया। डिस्ट्रॉयड द माइंडलेस हार्मलेस ब्यूटी बाय द स्ट्रॉन्ग क्रूअल ब्यूटी इन नेचर। अब हिरण की जब बिना हानि पहुंचाने वाली सुंदरता है, डिस्ट्रॉयड द माइल्ड हार्मलेस ब्यूटी। हिरण की सुंदरता कैसी है? अच्छी सुंदरता, जो किसी को हानि नहीं पहुंचाए, बिना हानि पहुंचाने वाली सुंदरता। विद द स्ट्रॉन्ग क्रूअल, जो मजबूत क्रूर जो ब्यूटी है। हिरण क्या है? बाघ क्या है? टाइगर। वो भी एक सुंदर है, पर उसकी ब्यूटी कैसी है? वह क्रूर है। तो वह सुंदरता उसके क्रूर हाथों से नष्ट हो जाती है। But a day may yet come when the tiger crouches and leaps no more in the dangerous heart of the forest. कहते हो सकता, परंतु एक दिन इस प्रकार का भी आएगा, एक ऐसा दिन भी आएगा, yet come when the tiger crouches and leaps, जब बाघ जो घात लगाता है और छलांग लगाता है, crouches जो घात लगा के बैठा है और छलांग लगा रहा है, leaps no more in the dangerous heart of the forest, जब वह जंगल में नहीं बचेगा। मतलब इस जंगल के खतरनाक हृदय में बाघ भी समाप्त हो जाएंगे, बाघ भी नहीं रहेंगे। अब इस स्टेंजा में कवि कहता है कि हिरण को बाघ के द्वारा मार दिया गया। अब बाघ को यहाँ पर प्रकृति की क्रूर सुंदरता बताया गया है, हिरण को विनम्र, बिना हानि वाली सुंदरता बताया गया है। अब बाघ की प्रकृति कैसी है? शिकार करना, और वह अपने भोजन के लिए वो जानवरों को मारता है, पर किसी जीवन को हानि नहीं पहुंचाता। अब कहते हैं कि जो बाघ मजबूत है, क्रूर है, हिरण को मारता है, वो हिरण कैसा है? जो विनम्र है और अनहानिकारक है, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, नष्ट नहीं करता, वह बाघ भी एक दिन नष्ट हो जाएगा। As the mammoth shakes no more the plains of Asia, still then shall the beautiful wild deer drink from the coolness of the great pools in the leaves shadow. ऐसा मेमोथ, मेमोथ कौन है? मेमोथ है एक विशालकाय हाथी, जो अब एक्सटिंक्ट हो गए हैं, जो अब खत्म हो गए हैं। तो वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से विशालकाय हाथी हैं, जो जिसके खूब बाल होते थे, और उनका जो पीछे बैक जो था उनका स्लोपिंग होता था, पीछे ढलावा वाला उनका बैक होता था, कर्व्ड उनकी टस्क होती थी, जो उनकी जो दांत होते थे वो कर्व्ड होते थे, गोलाकार शेप में होते थे। तो वो कह रहे हैं जिस प्रकार से एशिया, एज अ मोथ शेक्स नो मोर द प्लेन्स ऑफ एशिया, जैसे एशिया के प्लेन्स में, एशिया में अब जो मेमोथ्स नहीं बचे हैं, जो वो हाथी, विशालकाय हाथी नहीं बचे हैं, उसी प्रकार से स्टिल देन शैल बी ब्यूटीफुल वाइल्ड डियर ड्रिंक फ्रॉम द कूलनेस ऑफ ग्रेट पूल्स इन द लीव शेडो। तो अब जो ब्यूटीफुल हाथी, जो ब्यूटीफुल डियर हैं, वह पानी पिएंगे, कूल ठंडा पानी, बड़े बड़े पूल से ठंडा ठंडा पानी पिएंगे, हरे हरे पत्तों की छाव में। द माइटी पेरिश इन देयर माइट, द स्लेन सर्वाइव द स्लेयर। कह रहे हैं कि
जिस प्रकार से एशिया के जो विशालकाय मैदान हैं, उन पे जो है विशाल दानवकार हाथी मैमोथ समाप्त हो गए हैं, उसी प्रकार से इस बाघ का भी अंत हो जाएगा। और तब उस समय भी खूबसूरत जंगली हिरण किसी विशाल तालाब से ठंडक की ठंडक में ठंडे-ठंडे पानी को वहां पे ग्रेट पूल्स में ठंडे-ठंडे पानी को पी रहा होगा और वहां पर चारों ओर हरियाली और छांव होगी। तो ये अति बलशाली जीव जो है, द माइटी पेरिश इन देयर माइट, जो अति बलशाली जीव है वह अपनी शक्ति में ही समाप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से मरने वाला जो मारने वाला है वह मर जाएगा और जिसको वो मार रहा है वह जो स्टे सर्वाइव है, जो बेचारे जीव जो मर रहे हैं अभी, वह उससे बच जाएंगे, उसके मारने से बच जाएंगे। अर्थात वो उसके कहने का अर्थ यह है कि इस पृथ्वी पर बाघ से भी ताकतवर और जो क्रूर शक्तियां थी, जैसे एक विशालकाय दानवकार हाथी जैसा जीव था जो एशिया में बहुत हलचल मचाता था, बहुत बर्बादी भी कर देता था, तो ऐसा विशालकाय हाथी भी जो है जब वह खत्म हो गया, अर्थात जो एक क्रूर शक्ति थी, जो एक वह अपनी ही शक्ति के वजह से खत्म हो गया। इसी प्रकार से ये जो शक्ति अब जो बची है, जैसे टाइगर है, टाइगर की शक्ति है, यहाँ पे हम टाइगर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बाघ की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम मृत्यु की या बुराइयों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि वह बुराइयां, वह शक्तियां जो खराब हैं, वह भी अपने आप नष्ट हो जाएंगी, जिस प्रकार से एक मैमोथ, एक हाथी खत्म हो गया था। तो अर्थात यहाँ पे अब लेखक क्या कहना चाह रहा है इस कविता में, कवि कह रहा है कि उसका एक कवि का जो दृष्टिकोण है वह दार्शनिक है। वह हमें संदेश देती है कि जीवन में बहुत सारे अवसर हैं जहां पर हमें उनका आनंद लेना चाहिए। जीवन और मृत्यु एक साथ चलते हैं, जैसे अच्छाई और बुराई साथ साथ चलती है। जहां पर जीवन है वहां पर मौत भी अनिवार्य है। तो जहां अच्छी चीज निवास करती है वहां पे बुरी चीज भी अपने आप में आ जाती है। तो कवि तो कहता है कि बुरी चीज अपने आप समाप्त हो जाती है, कोई बाहरी शक्ति उन्हें नहीं मारती, बुराई अपने आप से ही मर जाती है। तो वह उनकी स्वयं की ताकत है, बुराइयों की स्वयं की ताकत है जो उन्हें उनके अंत की ओर ले जाती है। तो कवि कहता है कि हमें आशावादी बनना चाहिए। हमारे जीवन में कुछ उद्देश्य होते हैं और हमें उनमें हमेशा उम्मीद से भरा होना चाहिए। मौत है परंतु जीवन आनंद देने के लिए भी है। तो हमें अपने जो जीवन का जो दृष्टिकोण है वह एक संतुलित दृष्टिकोण रखना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे हमारे हमें कवि ने टाइगर और डियर से यह समझाया है कि बुराई भी है जीवन में और अच्छाई भी है, ताकतवर शक्तियां भी हैं और जो दूसरों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, और ऐसी शक्तियां भी हैं जो हल्की हैं, बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं है, पर दूसरों के लिए वह हार्मलेस है, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। आशा आपको पोयम समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।